नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी रचना रानडे और आप सबका स्वागत है बजट 2024 के डिस्कशन में। ये मैं पूरा एक लाइव शूट एंड रिलीज कर रही हूँ। मतलब क्या, कैमरा का बटन ऑन किया, मैं अभी बोलना शुरू करूँगी और जैसे ही मेरा खत्म हो जाता है बोलना, मैं बटन स्टॉप करूँगी। ये वन टेक वीडियो बोलते हैं हम इसको, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो शायद ऐसे हो सकता है कि मैंने बात करते करते एक आध वर्ड इधर का उधर हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगर मैंने कुछ थोड़ा सा गलत बोल दिया है तो उसके लिए आपको इस वीडियो का पिन्ड कमेंट देखना पड़ेगा। अगर कुछ गलत बोल दिया तो मैं पिन्ड कमेंट में इसका क्लैरिफिकेशन जरूर दे दूंगी। ओके, तो आज का पूरा जो डिस्कशन होगा इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में और अंतिम में हम बात करेंगे इस बजट 2024 का अपने स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर हो सकता है। ओके, मेरी हिंदी आप थोड़ा समझ लीजिए, बीच बीच में कुछ इंग्लिश वर्ड्स आ जाते हैं या फिर इतना अच्छा हिंदी नहीं है, थोड़ा संभाल लेना आप, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन के साथ। बट डिस्कशन में जाने से पहले आप सबको शायद पता भी होगा कि मेरे कोर्सेज है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड rachnaranade.com वेबसाइट पे। लेकिन अभी ये कोर्सेज अंग्रेजी में है। अगर आपको लगता है कि मैंने हिंदी में भी ये कोर्सेज लेके आने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में हिंदी कोर्सेज ऐसे आप बताइए। ज़्यादा अगर कमेंट्स आते हैं तो ज़रूर कंसिडर करूँगी कि ये जितने भी कोर्सेज है जो बहुत लोगों ने इसको प्यार दिया है, 2 लाख से ज़्यादा मेरे कोर्सेज में एनरोलमेंट्स है, फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज मिला के। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि मैंने हिंदी में भी वीडियोस बनाने चाहिए, कोर्सेज बनाने चाहिए, तो प्लीज़ हिंदी कोर्सेज से कमेंट कीजिए। आई वुड लव टू मेक, मैं पसंद करूँगी कि हिंदी में भी कोर्सेज बनाओ। अगर आप इंग्लिश से कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली ये आप वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो जाते हैं यूनियन बजट के आज के हाइलाइट्स में। तो बजट से उम्मीदें क्या थी कि बेरोजगारी के ऊपर कुछ कमेंट किया जाए, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक कुछ फोकस है कि नहीं ये देखा जाए, या फिर ओवरऑल एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कुछ रिलीफ्स आते हैं क्या, टैक्स में कुछ बचत आती है क्या, ये सभी के ऊपर बहुत लोगों की उम्मीदें टिकी हुई थी। बट एक्चुअली क्या क्या डिस्कस हुआ है वो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे टैक्सेशन के बारे में। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में हो तो, अच्छा बाय द वे, ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में हो तो ही चेंजेस आए हैं। पहले यहाँ अगर देखोगे तो अप टू 3 लाख कुछ भी चेंज नहीं है। 3 लाख टू 6 लाख ये पुरानी टैक्स स्लैब्स है, ओके, और ये नई वाली टैक्स स्लैब्स है। पुरानी टैक्स स्लैब में 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्सेशन होता था। अब 3 लाख से 7 लाख तक की स्लैब बढ़ाई गई है 5% के लिए। फिर 6 लाख से 9 लाख की एक स्लैब हुआ करती थी 10% के लिए, अब 7 लाख से 10 लाख की स्लैब बनाई गई है। यहाँ पे 9 लाख से 12 लाख की 15 आती थी, तो यहाँ पे 10 से 12 की 15 आती है। ये लास्ट टू अनचेंज्ड है। इन शॉर्ट, सीतारमन मैडम ने बताया कि ये नई टैक्स रेजिम में जो हमने स्लैब्स चेंज किए इसके कारण 17,500 रुपए तक का टैक्स सेव हो सकता है। अच्छी बात है, राइट। और क्या क्या बातें बताइए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 हुआ करता था, ये टिपिकली सैलरीड एम्प्लॉइज जो लोग हैं जो जॉब करते हैं कहीं पे, इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 50,000 तक का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, अब वो 75,000 तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके, सो अच्छी बात है। अगेन अपना टैक्स आउटफ्लो कम होगा, कम टैक्स भरना पड़ेगा। जिन लोगों को पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन की बचत होती थी, डिडक्शन मिलता था 15,000 रुपए तक, अब वो मिलेगा आपको 25,000 रुपए तक। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमको यहाँ पे भी टैक्स कम भरना पड़ेगा। आप बोलोगे रचना रे बहुत अच्छी बात बताइए, कितने लोगों तक को इसका फायदा हो सकता है? ये स्टैंडर्ड डिडक्शन और फैमिली पेंशन का फायदा 4 करोड़ सैलरी इंडिविजुअल्स एंड पेंशनर्स को मिल सकता है, ऐसे सीतारमन मैडम ने बताया। अब आप बोलोगे कि वाह सब अच्छी अच्छी बातें ये बजट में। नहीं नहीं रुको, अभी पूरा किधर किया है मैंने। अब आती है रोने वाली बातें। कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर पहले आपको 15% टैक्स देना पड़ता था, अब 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हो तो आपको पहले 10% टैक्स देना पड़ता था, अब 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हम बोलते हैं ना, सिल्वर लाइनिंग टू अ डार्क क्लाउड, मतलब क्या, इतनी बुरी बातों में थोड़ी एक अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि पहले 1 लाख रुपए तक आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता था तो इसके ऊपर 0 टैक्स भरना पड़ता था। अब ये 1 लाख के बजाय ये लिमिट बढ़ा दी गई है और 1,25,000 की गई है। ओके, सो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए। इन शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया है। ओके, आप बोलेंगे मेरे को क्या टेंशन है, मैं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करती हूँ। आ रहा है रुको, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए क्या है देखो। एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स फ्यूचर्स के ऊपर बढ़ाया गया है, 0.0125% से 0.02% तक बढ़ाया गया है। एंड ऑप्शंस में आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.0625% से अब 0.1% ऑफ द प्रीमियम इतना बढ़ाया गया है। सो ऑल इन ऑल एफ एंड ओ के लिए भी टैक्सेशन ज़्यादा है। अब आते हैं अनलिस्टेड स्पेस की तरफ। अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स है एंड ऑल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है। मान के चलिए प्रॉपर्टी है, तो मान के चलिए
आपके पास एक घर है, एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। अगर आपने कोई घर बाई किया है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और अगर इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में अगर क्लासिफाई करना होता है, तो घर को पहले कम से कम 3 साल तक आपने होल्ड करना चाहिए होता था। ओके, सो आपने घर बाय किया है तो 3 साल तक आपने इसको बेचना नहीं है। 3 साल के बाद बेचा तो ही इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाता था, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में आता था। ओके, अब ये 3 साल से घटाकर इसकी लिमिट 2 साल की गई है। मतलब आपने आज घर बाय किया है और 2.5 साल के बाद बेचा तो भी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा। सबसे पहली बात तो अवधि कम की है, ड्यूरेशन कम किया है, अच्छी बात है। दूसरी बात, टैक्सेशन जो है, पहले 20% टैक्सेशन होता था, अब हमने अभी बोला कि आपका जो 20% टैक्सेशन था उसका घरों के लिए भी, मतलब प्रॉपर्टी के लिए भी 12.5% हो जाएगा। ओके, मैं आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल देके ही बता रही हूँ। सो बहुत अच्छी बात है, जो 20% टैक्स होता था वो भी अभी 12.5% पे टैक्स होगा। बहुत खुश मत होना, रुको रुको, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। इंडेक्सेशन बेनिफिट, जो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता था, अब उसको अच्छा टाटा बाय बाय कर दिया है। अब बोला है इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा झटका है ये। बट मैं जब ये शूट शुरू कर रही थी तब जस्ट हमारे एफएम का एक फाइनेंस मिनिस्टर का एक क्लैरिफिकेशन आया था कि 2001 के पहले के जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको ग्रैंडफादरिंग का एक बेनिफिट मिलेगा। मैंने टू बी ऑनेस्ट ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि शूट जस्ट होने से शुरू होने से पहले जस्ट आया था, तो मैंने उसको ज़्यादा पढ़ा नहीं अभी तक। पढ़ने के बाद अगर मुझे लगा रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इसका एक अलग वीडियो या फिर यूट्यूब शॉर्ट ज़रूर डाल दूंगी। ओके, बट ऑल इन ऑल अभी के लिए आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स, अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स हो या फिर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हो, इनके बारे में आपको ये सब पॉइंट्स समझ में आए। टैक्सेशन ऑन बायबैक, अगर आपने कोई भी स्टॉक का अगर बायबैक आता है मार्केट में, अपने बायबैक में आपके शेयर्स ऑफर किए, इसके ऊपर आपको अगर कुछ इनकम मिला है, तो आज तक ये होता था टैक्स फ्री, आपके हाथ में टैक्स नहीं होता था। 1 अक्टूबर 2024 के बाद आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगेन टैक्स ज़्यादा जा रहा है, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ें उसके ऊपर टैक्स इधर बढ़ाया है या इंट्रोड्यूस किया है। एनीवेज, सरकार खर्चा करेगी तो कहीं से तो इनकम लाना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली अब हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा पेनफुल ज़रूर है। ओके, एनीवेज, गोइंग बैक, ये मैंने बोला से ये 1 अक्टूबर से चालू होने वाला है। मतलब क्या, अप्रैल से लेके सितंबर तक, ये साल में, इस वित्त वर्ष में, अगर अप्रैल से सितंबर तक अगर कोई बायबैक आता है, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया और आपको अगर कुछ उससे उत्पन्न मिला है, इनकम मिला है, तो आपको इसके ऊपर टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक फॉरेन शेयर्स के ऊपर भी एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आया है। इसका एक सीधा एग्जांपल देके बताती हूँ मैं आपको। आपके अगर जान पहचान में कोई अगर फॉरेन एंटिटीज़ के लिए काम करते हैं, मान के चलिए काम तो कर रहे हैं इंडिया से, लेकिन जॉब है माइक्रोसॉफ्ट में, और अगर माइक्रोसॉफ्ट ने उनको कुछ शेयर्स दिए हैं, ओके, तो ऐसे केस में इनको डिस्क्लोजर देना पड़ता था, और अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया तो 10 लाख तक का पेनल्टी उनको बैठ सकता था। अब प्रॉब्लम देखिए, शेयर्स है 10,000 के, लेकिन पेनल्टी हो सकता है 10 लाख का, तो इसको थोड़ा ईज आउट करने की ज़रूरत थी, जो डेफिनेटली इस बजट में क्लैरिफाई किया गया है कि ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स का अगर नॉन रिपोर्टिंग होता है, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, तो भी आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी अगर इन फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू 20 लाख रुपए तक है तो। ओके, सो जैसे मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स है 20 लाख रुपए के अंदर के शेयर्स है, तो आपने अगर रिपोर्ट नहीं किया तो आपको इसके ऊपर पेनल्टी नहीं बैठेगी। आपने अगर फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट किया ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, तो आपको एक क्लॉज ही एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, अब आते हैं पार्ट बी पे, इकोनॉमी पे। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है डिटेल में, क्योंकि 9 पॉइंट्स है। एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, इंफ्रा, इनोवेशन, R&D एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ये सभी के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा की हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। अगर मैं इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन चालू करूँ तो उनकी तरह मुझे भी 1-1.5 घंटे का स्पीच देना पड़ेगा, इतना तो मुझे करना नहीं है। इसके लिए इसको बहुत कट शॉर्ट करेंगे और ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जिनका स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। ओके, अब जाते हैं थोड़ा रूरल डेवलपमेंट की तरफ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इंडियन इकोनॉमी रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत निर्भर करती है, एंड इसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए कि हम रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, तो 2.66 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया गया है रूरल डेवलपमेंट के लिए। ऑल्सो बोला गया है कि इनके जो ओवरऑल लिविंग कंडीशंस है, एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है रूरल एरिया में, इनको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। एंड PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ एडिशनल घर बनाने का एक एम्बिशियस प्लान बनाया गया है, जहाँ पे रूरल और अर्बन एरियाज़ में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल इन ऑल इन सबसे कौन कौन से स्टॉक्स पे अच्छा असर हो सकता है? देखो, अगर मैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो ऑब्वियसली L&T, KNR कंस्ट्रक्शन जैसे स्टॉक्स है, इनको एक अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है।
अगर मैं लिविंग कंडीशंस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सो ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट हो जाता है, तो एफएमसीजी स्टॉक्स मान के चलिए, ब्रिटानिया है, आईटीसी है, HUL है, हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर्स है, ये एफएमसीजी में डायरेक्टली नहीं आएगा, ऑटो में आएगा, टू व्हीलर सेगमेंट में आएगा, बट इनको भी एक अच्छा इंपैक्ट आएगा। एंड आवास योजना है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो सकता है, कैनफिन होम्स हो सकता है, ऐसे ऐसे जो HDFC बैंक हो सकता है, इन सब के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। जाते हैं गोल्ड और प्लैटिनम, इनकी कस्टम ड्यूटी कम की गई है। सो गोल्ड एंड सिल्वर पे अब कस्टम ड्यूटी 6% एंड प्लैटिनम पे 6.4%, ऐसी कस्टम ड्यूटी, अब नई कस्टम ड्यूटी है, ये कम की गई है। तो टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, सेंको गोल्ड है, PC ज्वेलर्स है, इन सभी शेयर्स के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट आ गया है। हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हमको ये फ़र्क पड़ेगा कि आइडियली गोल्ड सिल्वर अभी थोड़ा सस्ता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम हो गया है। ओके, वैसे ही थोड़ा एक मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी अपडेट है कि मोबाइल फ़ोन्स के इम्पोर्ट ड्यूटी पे, मतलब कस्टम ड्यूटी पे कटौती की गई है। अब ये आ गया है 15% पे, 15% पे। सो इससे नुकसान हो सकता है। डिक्सन टेक बोलो आप, केन्स टेक बोलो, केन्स टेक्नोलॉजीज बोलो, अंबर बोलो, इन सब के लिए थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब जाते हैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए फर्स्ट 2019 में क्या हुआ था, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 2019 में अगर आप कैंडल देखोगे ना, तो कितना बड़ा रेड कैंडल आ गया था। यहाँ पे नेक्स्ट डे भी एक गैप अप ने गैप डाउन कैंडल ओपन हुआ था और बहुत बड़ा सेलिंग आया था। इमीडिएट नेक्स्ट डे भी हल्की रिकवरी आई थी और उसके बाद टोटालिटी में इस ऊपरी स्तर से यहाँ तक 11% की गिरावट दिखी थी। तो कोई बहुत पैनिक हो सकता है, यार 10-11% गिरावट मतलब क्या? अब चिंता ना करें, क्या है देखो, आगे के 4-5 महीने में ये लेवल अटेन भी किया गया, यहाँ से ऊपर भी गया, सस्टेन करके और ऊपर चला गया। अब हमको समझ में आना है कि अच्छा, इसका मतलब अभी मार्केट 10-11% गिरेगा क्या? पहले आज की कैंडल समझते हैं, क्या ये इतनी बेकार कैंडल है आज की? तो आज की कैंडल देखो, आज ऐसी कैंडल बनी है, मतलब क्या, शुरुआत यहाँ से हुई थी, फिर एक बहुत बड़ा सेलिंग, रैपिड सेलिंग आ गया। क्यों? जब STCG LTCG के ऊपर डिस्कशन हुआ, तब ये फ्री फॉल जैसा गया मार्केट में, बहुत नीचे गया मार्केट, बट धीरे धीरे मार्केट ने अपने आप को संभाला और ये ऊपर आते ऐसे क्लोज हुआ है। ये एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बना है, इतनी भी बुरी कैंडल नहीं है ये। इसके बावजूद अगर जैसे जैसे क्लैरिफिकेशंस आते हैं, अगर मार्केट ने इसको अच्छे से नहीं लिया, मार्केट थोड़ा करेक्ट भी हो गया, तो भी डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमने देखा ही है कि कुछ महीने के बाद मार्केट ऑब्वियसली वो एक प्रीवियस लेवल तक वापस आ जाता है, और वापस ही क्यों, उसको सरपास, उसको पीछे छोड़ के आगे भी निकल जाता है। तो इनफैक्ट अगर किसी को यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स में अगर निवेश करना है, मार्केट लेवल पे कुछ निवेश करना है, तो हड़बड़ाहट में एकदम फुल क्वांटिटी निवेश कभी भी नहीं करना है, एज अ थंब रूल नहीं करना है। आइडियली स्लॉट्स में आप 1/3 इन्वेस्ट कर सकते हो, मे बी 1/5 इन्वेस्ट कर सकते हो आप, ऐसे 1/5 5 बार बोलना पड़ेगा। ओके, जैसे जैसे मार्केट अगर नीचे जाते हैं तो आप एवरेज बाइंग आपकी हो सकती है। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसे लगता है कि डरने की वैसी कुछ बात नहीं है। मार्केट ने जो कुछ भी बुरा देखना था वो बुरा देख के पचा के ऊपर आ गया है वापस। बट मैंने बोला वैसे फिर भी अगर मार्केट नीचे थोड़ा सा जाता है तो घबराने की बात नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन जितना भी हुआ है 15 मिनट के आसपास, वॉटेवर, ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको हिंदी में कुछ अच्छे अच्छे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सीखने की इच्छा है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।